मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या ईरान के पास जो टेक्नोलॉजी, खासकर मैं हाइपरसोनिक मिसाइल फतेह की बात कर रहा हूँ, इस तरह की टेक्नोलॉजी का इल्म नहीं था इजराइल को? क्या इजराइल को और अमेरिका को इस बात का एहसास नहीं था कि जो जवाबी हमला होगा उनके आयरन डोम को जो है भेद देगा, उनके सारे एयर डिफेंस सिस्टम को जो है उसकी धज्जियां उड़ जाएंगी? वहां पर भी जबरदस्त तबाही हुई है। तो तेल अवीव जो राजधानी है उसके भीतर धंस जाना और हाइपरसोनिक मिसाइल का कहर डालना, क्या इसके बारे में सीआईए को जानकारी नहीं थी, मोसाद को जानकारी नहीं थी? मुझे ऐसा लगता है उन्हें इल्म तो था, लेकिन शायद ये समझ रहे थे कि ईरान धमकी में आ जाएगा, ईरान जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा, ईरान डर जाएगा। नाजरीन काम, इसराइल और अमेरिका ने यह सोचकर ईरान पर हमला किया था कि आगे से कोई जवाब नहीं मिलेगा, हमें कोई माफ़ी तलाफी होगी और बस कुछ दबाव पड़ेगा और तेहरान जो है वो घुटनों के बल आ जाएगा और हमारी धाक बैठ जाएगी और हम अपने मन माने जो फैसले हैं वो करवा सकेंगे ईरान से। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि आगे कुछ मर्द कलंदर लोग भी बैठे हुए हैं जो स्याह अमामे और पगड़ियाँ बांध कर सादा ज़िंदगी गुजार रहे हैं और पाबंदियाँ झेल रहे हैं काफ़ी अरसे से, लेकिन वो दिलों में ईमान भी रखते हैं और उनके दिलों में डर जो है वो किसी का भी नहीं होता। अगर डर होता तो वो किसी न किसी तरीके से अमेरिका के आगे झुक जाते। इससे पहले इतनी पाबंदियां जो हैं उन पर कहीं पर भी आपको नज़र ना आती। नाज़रीन काम, इसी वाले से एक रिपोर्ट आपको दिखाने जा रहा हूं मैं। यानी एक हमारा जो पड़ोसी मुल्क है इंडिया, उसके एक एंकर रहे हैं, उनकी एक रिपोर्ट है, यानी तारीफ वो जो दुश्मन भी करे। तो आप ज़रा ये रिपोर्ट देखिए, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्या ईरान के पास जो टेक्नोलॉजी, खासकर मैं हाइपरसोनिक मिसाइल फतेह की बात कर रहा हूं, इस तरह की टेक्नोलॉजी का इल्म नहीं था इजराइल को? क्या इजराइल को और अमेरिका को इस बात का एहसास नहीं था कि जो जवाबी हमला होगा उनके आयरन डोम को जो है भेद देगा, उनके सारे एयर डिफेंस सिस्टम को जो है उसकी धज्जियां उड़ जाएंगी और सीधे सीधे मिसाइलें जो है छाती पर आके गिरेंगी इजराइल की? मोसाद पर हमला हो रहा है। खबरें ये भी आ रही हैं कि हाइफा में जो पोर्ट है, जिसको मिस्टर अडानी रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, वहां पर भी जबरदस्त तबाही हुई है। तो तेल अवीव जो राजधानी है उसके भीतर धंस जाना और हाइपरसोनिक मिसाइल का कहर डालना, क्या इसके बारे में सीआईए को जानकारी नहीं थी, मोसाद को जानकारी नहीं थी? मुझे ऐसा लगता है उन्हें इल्म तो था, लेकिन शायद ये समझ रहे थे कि ईरान धमकी में आ जाएगा, ईरान जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा, ईरान डर जाएगा। वो उनका कैलकुलेशन जो है वो गलत साबित हुआ और जिस तरह से जवाबी कार्रवाई हुई, देखिए ताज्जुब की करने की बात है, शायद दुनिया का कोई मुल्क कर सके। एक ही दिन में उनका आईआरजीसी का सरबराह भी मारा जाता है, फौज का सरबराह भी मारा जाता है, उसी दिन शाम होते होते नए ओहदेदारों को अपॉइंट कर दिया जाता है लीडर के जरिए, और रात में जवाबी हमला हो जाता है। यानी इतनी तेजी से रीग्रुप करना, रीऑर्गेनाइज करना अपने पूरे डिफेंस सिस्टम को, ये दुनिया शायद नहीं समझ रही थी। असल में सबसे बड़ी गलती जो ईरान के बारे में वेस्टर्न जिम्मेदारों की है, वो ये समझते हैं कि ये मौलवी हैं, सर पे अमामा लगाते हैं, इन्हें क्या मतलब दुनिया की पॉलिटिक्स का। ये इतनी मजबूती से चल रहे हैं कि तमाम पाबंदियों के बावजूद इतनी तरक्की कर रहे हैं। अगर मैं ये कहूं कि भारत से लेकर के ईस्टर्न यूरोप तक किसी मुल्क की डिफेंस इंडस्ट्री ने इतनी और भी तरक्कियां की हैं, डिफेंस इंडस्ट्री ने जितनी तरक्की ईरान ने की है, इसके बराबर कोई और मुल्क नहीं है जो इंडिजिनस अपना सब कुछ बना रहा है। तो ये बड़ी बात जी, बड़ी बात काज़मी साहब ने कहा कि हम हिंदुस्तान डिफेंस कॉरिडोर की बात कर रहे थे, आत्मनिर्भर होने की बात कर रहे थे। हम 25 साल से चाह कर भी, पूरे हिंदुस्तान का आवाम चाहता था कि हम एक जेट इंजन बनाएं और अपने फाइटर प्लेन, जो हमारे फाइटर प्लेन्स हैं, चाहे वो एलसीए हो या एमका जो है नया, इन फाइटर प्लेन्स में हम वो इंजन फिट करें। हम इंजन नहीं बना पाए 25 साल से, लेकिन काज़मी साहब कह रहे हैं कि पिछले 15 या 20 साल में ईरान ने वो तरक्की की है, खासकर मिसाइल टेक्नोलॉजी में, कि आज अमेरिका की आंखें फटी की फटी रह गई। इजराइल बैकफुट पर है। चीन और रूस भी कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि इस तरह की टेक्नोलॉजी उनके साथ भी आके जुड़ जाए। तो ईरान ने कहीं ना कहीं एक चमत्कार को किया है, मतलब जिस तरह से उसने ताकत दिखाई है। और मैं आगे पूछूंगा काज़मी साहब कि ये फतेह मिसाइल पर ही ईरान की दुनिया खत्म हो रही है या ये तो एक ट्रेलर है, पिक्चर अभी आना बाकी, मैं पूछूंगा आपसे। लेकिन मैं अतर साहब के पास आ रहा हूँ। ये जो खबरें आ रही हैं कि बहुत सेलेक्टेड स्ट्राइक्स हैं, मैं हाइफा पोर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, ये जो 4-5 जगह मोसाद पर, डिफेंस हेडक्वार्टर पर, उनके विदेश मंत्रालय पर, उनके जो है प्राइम मिनिस्टर के रिहाइश पर वहां हमला हुआ, ये खबरें कितनी सही हैं? स्टोरी क्या है, सच्चाई क्या था साहब?
जिस तरह से इजराइल ने अटैक किया ईरान के ऊपर में, ईरान उसी तरह से टिट फॉर टैट की रणनीति के हिसाब से अटैक कर रहा है। अगर वो हॉस्पिटल पे अटैक करे, सपोज कीजिए इजराइल, तो ईरान भी जाकर के उसके हॉस्पिटल पे अटैक कर रहा है। ईरान के अगर डिफेंस मिनिस्टर पे मंत्रालय पे, माफ कीजिए, डिफेंस मंत्रालय की जो बिल्डिंग है, अगर उस पर इजराइल ने हमला किया ईरान के ऊपर में, तो ईरान भी जाकर के वैसे ही विदेश मंत्रालय की जो बिल्डिंग्स है इजराइल की, उस पर जाकर हमला कर रहा है। आप जो जिस बिल्डिंग की आप बात कर रहे हैं कि ये बिल्डिंग मोसाद का हेडक्वार्टर या आर्मी का हेडक्वार्टर, ये सबको उड़ा के रख दिया है ईरान ने। और क्योंकि ईरान की जो टेक्नोलॉजी है, ये और नेतन्याहू वाली खबर में कितना दम है कि नेतन्याहू पर ऐसे हमले की कोशिश हुई है? मैं उसी पे आ रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं 20 सेकंड का। जी। अगर नेतन्याहू के घर पे हमला नहीं हुआ होता तो नेतन्याहू को ये कहने की जरूरत क्या थी दुनिया से कि मुझे मारना चाह रहा है ईरान? आज का आप उठा के देख लीजिए, नेतन्याहू ने आज बयान दिया है, उनका एक वीडियो आया है। जी हाँ, कि मुझे मारना चाह रहा है ईरान, हमारे बेडरूम तक घुस गया है ईरान। मतलब इस तरह की बातें मीडिया में भी निकल के आ रही हैं। तो ये अपने आप में चीजें बता रही हैं कि 100% खुद कंफर्म कर रहा है इजराइल कि उनके ऊपर में ये अटैक हुआ है, और जितनी भी बिल्डिंग्स हैं इस तरह की जो डिफेंस से जुड़ी हुई है इजराइल के, उसको तबाह करके उड़ा करके रख दिया ईरान ने। नाज़रीन काम, तेहरान पर जिस दिन इसराइल ने बमों की बारिश कर दी थी और नतीजे में तकरीबन 90 लोग शहीद हुए थे, जिनमें टॉप उनके जो 9 साइंसदान थे, जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, इसके अलावा उनके आर्मी चीफ और फिर जो मुख्तलिफ जो उनकी अफवाज थी, उनके जो सरबराहान थे, वो शहीद हुए। यानी इतना प्रिसाइज जो है वो अटैक किया था इसराइल ने कि उसकी मिसाल नहीं मिलती। और उसकी रीज़न ये थी कि इसराइल ने अपने जो लोग थे वो ईरान में पेनिट्रेट करके रखे हुए थे। यानी यहाँ पे कोई, यानी अपने जब तक साथ नहीं देते दुश्मनों का, तो उस वक्त तक दुश्मन जो है वो आपके अंदर पेनिट्रेट कभी भी नहीं कर सकता। अभी तो खैर ईरान कर रहा है, कुछ लोगों को उन्होंने पकड़ा भी है, कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है नाज़रीन काम कि एक हैरान करने वाला वाक़या था ये, जिस तरीके से इसराइल ने इन लोगों को चुन चुन कर कत्ल किया। बल्कि इवन यहाँ तक था कि जो इनके रूहानी पेशवा हैं, जो रूहानी लीडर हैं खamenei साहब, उनको मारना भी इनका मकसूद था। लेकिन वो तो उनकी किस्मत अच्छी थी कि वो ऐन वक्त पर वो उस टारगेट से हट गए। नाज़रीन काम, फिर उसके बाद जब ईरान संभल गया, तो संभलने के बाद फिर ईरान ने पलट कर जब जवाबी वार किया, तो जैसा कि आपने वीडियो में देख लिया, आपको पूरे का पूरा कच्चा चट्ठा उन्होंने बता दिया कि जब ईरान ने दोबारा पलट कर जब वार किया, तो फिर न सिर्फ अमेरिका बल्कि इसराइल में भी जो है वो भगदड़ मच गई वहाँ पे। यानी इन्होंने भी फिर ठिकाने, और ख़ास तौर पर जो मज़े की बात जो इसमें निकली कि वो उनका जो डिफेंस सिस्टम था वो बुरी तरीके से नाकाम हुआ। यानी वो जो आयरन डोम या जिसको कह रहे थे, और दूसरा जो ईरान था उसको बेक वक्त, यानी ईरान के मिसाइल जो जा रहे थे उनको बेक वक्त 2-3 जगह पे रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा था। यानी उर्दन में, और फिर उसके बाद लेबनान में, और फिर इसके बाद जो है वो आगे जाकर इसराइल का जो आयरन डोम था, फिर जो अमेरिकन जो सिस्टम था डिफेंस का, वो भी मेरे ख्याल लेबनान में लगा हुआ है। वहाँ पे भी उनको गिराने की पूरी कोशिश की जाती थी। इसके बावजूद भी नाज़रीन काम, जो ईरानी टारगेट्स थे उन्होंने अपने यानी 75% जो अहदाफ थे वो उन्होंने हासिल किए। यानी कि ये पूरी दुनिया के लिए हैरान कौन मरला ये था कि ईरान ने यानी 22-23 साल पाबंदियों के गुजारे। और जिस तरीके से ये लोग आपको बता भी रहे थे, ये एंकर साहब आपको बता रहे हैं कि उन्होंने क्या किया, अपने आप पर इन्हिसार करना शुरू कर दिया, यानी सेल्फ डिपेंडेंट हो गए वो। फिर उन्होंने कोशिश करनी शुरू कर दी, जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ मसला आया था, आपको याद होगा कि जब अमेरिका ने F-16 जो हमें मिले हुए थे उनको बाकी मादा जो F-16 थे वो देने से इनकार किया था, तो फिर पाकिस्तान ने अपना एक सिस्टम शुरू किया था, और आज पाकिस्तान खुद कफील हो चुका है इस मामले में। तो ईरान ने भी फिर अपने जोरे बाजू पे निसार करना शुरू कर दिया, और फिर उन्होंने अपना जो मिसाइल सिस्टम था वो उन्होंने डेवलप किया। आज जो फतह मिसाइल है उनका, वो यानी चुन चुन कर उन्होंने वो टारगेट जो है वो अचीव किए। फिर ड्रोन टेक्नोलॉजी है जो ईरान ने वो हासिल की। यानी दुनिया शस्त्र रह गई नाज़रीन काम कि ये क्या हो रहा है, ये लोग कैसे रिटेलिएट कर रहे हैं। यानी और कोई मुल्क होता तो वो भीगी बिल्ली बनकर यानी रोने बसोरने लग जाता, और फिर किसी न किसी तरीके से अमेरिका से यानी मदद की भीख मांगता, और फिर इसराइल के आगे घुटने टेक देता। लेकिन ये जो मर्दाने बंदगान हैं, अल्लाह के जो बंदे हैं, सादा ज़िंदगी गुजारने वाले, फिर इन्होंने अपने ऊपर इन्हिसार किया और बहुत सारी चीज़ों में इन्होंने कट लगाए, और फिर इन्होंने अपनी डिफेंस पे गौर करना शुरू कर दिया। तो नाज़रीन काम, फिर इन्होंने फतह भी हासिल किया। आज जितने भी अरब ममालिक हैं उनको ये समझ लग चुकी है कि अगर उन्होंने ईरान का साथ न दिया तो ये इसराइल जो है फिर इसके बाद
उनकी बारी भी आएगी और फिर उसके बाद पाकिस्तान की बारी भी आएगी। यानी ये भी जो लोग तज्जिया निगार हैं वो ये लोग कह रहे हैं कि अगर ईरान खुदा न खास्ता इस जंग में हार जाता है तो फिर उसके बाद अगला नंबर पाकिस्तान का है। नाज़रीन काम खित्ते में जंग के बादल मंडला रहे हैं, दुआ ये करें कि ये तीसरी जो वर्ल्ड वार है ये उसकी तरफ ये मामलात ना जा रहे हों। अल्लाह जो है वो इन मामलात को सुधार ले और ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो सैनिटी प्रिवेल की तरफ चली जाएँ। दुआ ये करते हैं क्योंकि जंग जो है वो किसी भी मसले का हल नहीं है और इसराइल और अमेरिका जो है वो जो अपनी ताकत के नशे में जो चूर हैं तो उनको अब तक ये समझ लग चुकी है कि ईरान ने जो रिटेलिएट किया है यानी फिर उसके बाद पाकिस्तान भी रिटेलिएट करेगा अगर खुदा न खास्ता कुछ इस तरह के मामलात हुए। और हमारे जो पड़ोस में जो हमारा जो दुश्मन बैठा हुआ है, जो हमारा पड़ोसी है इंडिया, तो ये और इसराइल का सासबाज जो है वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है। लेकिन अब इस हालत में जो हमारा मुल्क है उसमें सिर्फ एक चीज़ हमें उसको आर्डर में करना है और वो है हमारी पॉलिटिकल जो सिचुएशन है। इस पॉलिटिकल सिचुएशन को जितने भी हमारे अरबाब बस्तों को शाद है वो इसको अगर ठीक कर लें, पूरे का पूरा मुल्क जो है वो एक पेज पे चला जाए तो मेरा ख्याल है ये एक बहुत बड़ा कारनामा पाकिस्तान के हवाले से होगा। देखते हैं क्या सूरत हाल है। उम्मीद है आपको आज का जो ये वीडियो है ये अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपके साथ किसी और वीडियो किसी और मौजूद में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह आपका आमीन।